So hello everyone, welcome back to my channel. We are back with another video and we have a new topic for the today class, and that is topic is very important for your exam point of view. And ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है आपके एग्ज़ाम में और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी लगता है इस टॉपिक में, और ये है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सो हाँ, आज हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग वाला टॉपिक लेकर आए हैं। ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी सीरीज़ हमने शुरू कर दिया है। अगर आपने प्रीवियस थ्योरी लेक्चर मिस किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, हम वहाँ जाके विज़िट करके उन्हें देख सकते हैं। प्लस में अगर आपने जो हमने शुरू से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है या हमने जो चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन किया है, इनफैक्ट आपने कोई भी वीडियो अगर मिस किया है तो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन मेल मी, ठीक है। मैं आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल करवा दूँगी। एंड अदर थिंग दैट कि अगर आपको एमकॉम के ड्यू के एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर चाहिए, मीन्स क्योंकि पेपर जो है ऑनलाइन होते हैं अब, तो क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, बट अभी जब तक वो ऑफलाइन हुए हैं तब तक के मेरे पास क्वेश्चन पेपर हैं। लगभग वो 5 ईयर्स के हैं, विद सॉल्यूशन है, आंसर्स भी हैं, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी है उनकी। तो अगर आपको किसी को भी नीड है, आपको चाहिए देखना है आपको एग्ज़ाम का पैटर्न, लेवल, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या उनके आंसर होते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसी है, तो आप ले सकते हैं। आपको PDF फॉर्म में वो भी मिल जाएगा, यू कैन मेल मी। सो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की। तो सबसे पहले हम बेसिकली ये देखते हैं कि रिटेन अर्निंग क्या होता है। देखो, रिटेन अर्निंग मीन्स वो होता है जो पैसा जैसे जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वो बांटना था, वो पैसा कंपनी को बांटना था एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। लेकिन उन्होंने बांटा नहीं, वो अपने पास रख दिया, मतलब अपने पास फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए उसे सेव कर लिया। डेट इज़ नॉन ए रिटेन अर्निंग, उसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। जैसे हम सेविंग करते हैं ना, तो जस्ट लाइक अ सेविंग्स, ठीक है। जो एक कंपनी है उसने जो प्रॉफिट अर्न किया वो मतलब एज ए डिविडेंड बटना था शेयर होल्डर के पास, लेकिन शेयर होल्डर को आपने नहीं बांटा और आपने उसे अपने पास सेव रख लिया फॉर द फ्यूचर यूज, दैट इज नोन एज रिटेन अर्निंग, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होता है? देखो गाइज, अगर मैं आपको सिंपल सी बात में बोलूँगी तो आप कहेंगे कि मैम कॉस्ट ऑफ, इस पर तो कॉस्ट आ ही नहीं सकता, वो पैसा क्या, वो तो हमने कंपनी ने अपने पास रख लिया। ऐसे हम भी रख सकते हैं, इसके ऊपर कॉस्ट कैसे आएगा, कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। आप लोग सही सोच रहे हैं, बट लॉजिकली हमें इस बात को समझना है, फिनांस के तरीके से इस बात को हम समझते हैं। ये बात इतनी आसान नहीं है जो आप बोल रहे हैं। अभी आप जब सुनेंगे तो तब आपको समझ आएगा, अच्छा इस तरीके से कॉस्ट आता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होता है, वो फ्री नहीं होता है, उसका कोई चार्ज आप सोचे कि कॉस्ट ये तो फ्री है, ना, ऐसे फ्री नहीं होता है, उसका कॉस्ट होता है। अब कॉस्ट क्या होता है, देखो ध्यान से समझेंगे। जैसे हम मानते हैं कि हाँ आफ्टर हम जो है अपने पास रखते रहते हैं तो हमारे पास एक अमाउंट अच्छा सा बन जाता है, अगर हम उसको बांटते नहीं हैं तो, ठीक है। जो बटना था वो हमने रख लिया, वही रिटेन अर्निंग कहलाता है। तो क्या होता है, अगर देखा जाए, अगर वो जो डिविडेंड है, एक केस हम लेते हैं, अगर वो जो डिविडेंड है, अगर वो डिविडेंड हम सपोज बांट देते शेयर होल्डर को, एक तरफ एक केस में लेते हैं हम, फर्स्ट केस, अगर हम सपोज बांट देते, अपने पास नहीं रखते, तो क्या करता शेयर होल्डर, शेयर होल्डर उस पैसे को री इन्वेस्ट करता कहीं और करता, या हमारी फर्म में करता, कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करता। हम मिडिल क्लास फैमिली लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इनकम होते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं ना, ठीक है। वही करता है वो भी शेयर होल्डर अगर कहीं पे भी मार्केट में री इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उस पर कितना पैसा रिटर्न पाएगा, ठीक है। तो वो पैसा जो रिटर्न पा रहा है तो फिर वो तो मैं भी पा सकता हूँ, मतलब हाँ कंपनी पा सकती है वो पैसे को, अगर वो अपने पास पैसा रख रही है तो फिर उससे भी पाना चाहिए वही सेम रिटर्न। क्लियर हो रही है बात? तो शेयर होल्डर जितने पैसा रिटर्न पा रहा है उतने पैसे तो मुझे भी रिटर्न पाना चाहिए, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, हम इसे रीड बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। तो इतना पैसा तो मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग, अगर हमने अभी एज्यूम करा है कि अगर हम बांट देते हैं तो डिविडेंड अगर हमने बांट दिया, डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को बांट गया, तो शेयर होल्डर बेचारा क्या करेगा, कहीं और इन्वेस्ट करेगा, कहीं भी करेगा और उसको कुछ रिटर्न मिलेगा। लेट्स से एग्जांपल
10,000 का डिविडेंड है, आपने बांट दिया। उस 10,000 डिविडेंड पे अगर वो एफडी भी करता है तो क्या होगा, उसको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, 800 रुपये। 800 रुपये रिटर्न पा रहा है वो, तो ये 800 रुपये उस कंपनी को भी मिलने चाहिए जो वो अपने पास उस रिटेन अर्निंग को रख रही है, नहीं तो जो उसके 10,000 रुपये हैं वो 10,000 ही रहेंगे और एक शेयर होल्डर 10,800 रुपये बना लेगा उस 10,000 के। अब आपको समझ आया? क्लियर है? तो अब इस तरीके से कंपनी जो होती है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करती है, इस तरीके से कॉस्ट ऑफ अर्निंग निकलता है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? ये कॉस्ट ऑफ अर्निंग है, मतलब एक शेयर होल्डर जो है अगर हम उसको डिविडेंड बांट देते तो वो उससे कितना कमा रहा है री इन्वेस्ट करके, और इतना तो मैं भी कमा सकता था, तो वो हमारा कहलाता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, अब सपोज अगर जैसे जो 10,000 रुपये का डिविडेंड है जो कि हमने बांटा नहीं, मतलब रिटेन अर्निंग है, डिविडेंड नहीं है, रिटेन अर्निंग है, हमने बांटा नहीं है, रिटेन अर्निंग है, और उसको मैं सपोज़ का इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे रिटर्न मिल रहा है 300 रुपये, मतलब 10,300 रुपये आ रहे हैं, 300 रुपये मिल रहा है, तो वो शेयर होल्डर 800 रुपये कमा रहा है और हम 300 रुपये कमा रहे हैं, हमें लॉस कितने का हो रहा है? 500 रुपये का। ठीक है, इस तरीके से लॉस निकलता है, मतलब दैट इज़ अ बेसिक लॉजिक जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। होपफुली मैं आपको समझा पा रही हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ जो है किस तरीके से बेस है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो जो 500 रुपये का लॉस हो रहा है, ये लॉस, ये इस तरीके से हम कंपेयर करके देखते हैं तो हम डिटरमाइन करते हैं कि इसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, मतलब जितना पैसा शेयर होल्डर कमा सकता है, कमा पा रहा है, वो हमें भी कमाना है। ठीक है, तो अगर हम उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी फर्म में भी या कहीं और भी, तो क्या होगा, फर्म की एक तो देखो वैल्यू भी बढ़ेगी और कैपिटल गेन होगा। ऐसे कोई भी पर्सन है शेयर होल्डर, अगर वो री इन्वेस्ट करता है या कोई भी सिक्योरिटी परचेज करता है, उसे ब्रोकरेज चार्ज देने पड़ेंगे, टैक्स भी देना पड़ेगा अगर वो उसे सेल वगैरह करता है, या फिर उसको कैपिटल गेन, देखो अगर हम उसको करते हैं वो सिर्फ चार्जेस वगैरह देगा। ठीक है, और अगर हम उसको बांट देते हैं ये चीज़, तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी प्लस उसको कैपिटल गेन होगा, तो वो री इन्वेस्ट भी करेगा। तो हमारा जो री इन्वेस्ट का जो ये अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो तरीका था, ये जो चांस था, वो हमने खो दिया एक तरीके से। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कहलाता है। ये मैं छोटा सा लॉजिक आपको समझा दिया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको रीड करेंगे, अब आप रीड करेंगे ना तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है थोड़ा बेसिक कंसेप्ट था, क्लियर होना ज़रूरी था, जबकि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ समटाइम्स आर्ग्यू डैट रिटेन अर्निंग कैरी नो कॉस्ट। सब बहुत बार आर्ग्यू होता है कि रिटेन अर्निंग में कोई कॉस्ट नहीं होता है। सिंस अ फर्म, जैसे एक छोटे से एग्जांपल देके हम समझ सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स है किसी के, उन्होंने अब 2 बच्चे हैं उनके, उन्होंने एक को 100 रुपये दिए, दूसरे को भी 100 रुपये दिए। एक बच्चा है, उसने सोचा मेरे पेरेंट्स ने मुझे 100 रुपये दिया, मैं इसे संभाल कर रखूँगा, बहुत अच्छे तरीके से रखूँगा, इसको वेस्ट नहीं करूँगा, खर्च नहीं करूँगा, गलत जगह नहीं लगाऊँगा, और उसने उन पैसों को सेफ जगह मतलब कहीं रख दिया। एक पर्सन है, उसने क्या किया, 100 रुपये को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया, उसने 100 की जगह 200 बना लिया उस पैसे को। अब आया आपको समझ में? तो वो 100 रुपये रखे हुए 100 रुपये ही रह गए, और 100 रुपये के रखे इन्वेस्ट करके री इन्वेस्ट जहाँ उन्होंने करा वो 200 रुपये हो गए। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। देखो अब हम रीड करते हैं। It is sometimes argued that retained earning carrying no cost, since a firm is not required to pay dividend on a retained earning. However, this is not true. देखो साफ साफ लिखा हुआ है, through retained earning do not have any explicit cost to the firm, but they involve an opportunity cost. Retained earning accrue to the firm only because a part of earning has not been paid out of the equity shareholder as a dividend. ठीक है, इफ़ द अर्निंग्स वर नॉट रिटेन एंड वर डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर अर्निंग हम सपोज रख नहीं रहे हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तब वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द दैम एज डिविडेंड, दे कुड हैव, वो कर सकता था, इन्वेस्ट कर सकता था सच डिविडेंड इन द अदर फर्म्स एंड कुड हैव अर्न अ रिटर्न ऑन देयर ओन, अ रिटर्न देयर ओन. Because of withholding of dividends, the shareholder lost the opportunity to invest such dividend elsewhere and forego the return. बिल्कुल ठीक बात है. On the investment such dividends, does retain earning involve opportunity cost. ठीक है, a firm is required to earn on the retain earning, ठीक है, at least equal to the rate that would have been earned by the shareholders if they were distributed to them.
क्लियर हुई बात जो मैं समझाना चाह रही थी? अगर 10,000 रुपये का, हाँ 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 वही बात, तो 800 रुपये वो कमा रहा था, हमें भी कमाने चाहिए थे कम से कम उसके इक्वल, ज़्यादा नहीं तो। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, वही कॉस्ट कहलाती है रिटेन अर्निंग, मतलब कौन ज़्यादा कमा पा रहा है उसके हिसाब से कॉस्ट ये कैलकुलेट होता है। ठीक है, आगे कह रहा है एन अल्टरनेटिव वे to compute the cost of earning is use external yield criteria. This criteria is based on the assumption of external investment of the funds by the firm itself. In the other words, the opportunity cost of retention of the earning is the rate of return that could be earned by the investing the funds in another enterprise by the firm instead of what would be obtained by the shareholder on their investment. Hence, the firm should estimate the yield it can earn from the external investment opportunities by investing the retained earning elsewhere. The rate of return that could be thus earned constitute the cost of retained earning. The cost of retained earning यानी कि KR represent for retained earning. Under the assumption of external yield criterion would be approximately equal to the cost of equity capital KE. However, the KR would be slightly lower than the cost of equity due to difference in flotation cost. Thus, KR देखो कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैसे कंप्यूट होगा? KR यानी कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस परसेंटेज ब्रोकरेज ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, ये एक तरीके का छोटा सा फॉर्मूला है वेयर KR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग, के इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ठीक है, क्लियर हुई आपको ये बात? जो मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रही थी वो आपको मेन समझना है, क्योंकि जितना अच्छा आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट होगा उतना ही अच्छा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, होपफुली आपको समझ आया होगा। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है अभी भी तो आप वीडियो को दोबारा से एक बार प्ले करके देखिए और ध्यान से सुनिए तो आपको समझ आएगा, और एक बार खुद से भी आप रीड करेगा, क्योंकि अगर आपके पास बुक है तो आप आसानी से रीड कर लेंगे, बुक नहीं है कोई नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड करिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।